नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। केदारनाथ उपचुनाव में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और प्रचार प्रसार ने तेजी पकड़ ली है। कांग्रेस ने सरकार पर सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस के इस आरोप पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में हार मान चुकी है, इसलिए बौखलाकर इस तरह के झूठे आरोप बीजेपी पर लगा रही है और एक झूठ का पुलिंदा जनता के सामने रख रही है। हालांकि जनता सब जान चुकी है कि कांग्रेस किस तरीके से झूठ का पुलिंदा उनके सामने परोस रही है। कांग्रेस मान चुकी है कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए वो पहले से ही अपना चेहरा सेव कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने पहले से कहना शुरू कर दिया है क्योंकि उनको उनकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि बाबा केदार धाम हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। वहाँ का नवनिर्माण, वहाँ का पुनर्निर्माण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। लोगों ने 2013 की आपदा को भी देखा और इस बार की आपदा को भी देखा, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दिया। और जिस प्रकार से 750 करोड़ की भी ज्यादा योजनाएं आज वहां पर स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतरनी है वो सारी, तो वहां के लोग देख रहे हैं कि अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। उस विकास को और तेज गति देने के लिए वहां पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, एक तरफा जीत होगी और ऐतिहासिक जीत होगी कि कांग्रेस। भाजपा विधायक विनोद चमोली सरकार की ओर से आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए प्रोटोकॉल, शिष्टाचार, आचार एवं व्यवहार नियमावली तैयार नहीं की जाती, तब तक वो किसी भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। मुख्य सचिव को भेजे पत्र में विधायक विनोद चमोली ने लिखा कि राज्य में आयोजित होने वाले सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के शामिल होने के लिए प्रोटोकॉल, नियमावली बनाए जाने की जरूरत है। चमोली ने एक प्रति विधानसभा अध्यक्ष को भी भेजी है। तो मुझे लगा कि जो शिष्टाचार और आचार व्यवहार में जनप्रतिनिधियों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो कोई सुस्पष्ट उसका निर्धारण नहीं हो रखा है। इसके कारण इस तरह की परिस्थितियां आती है और मैं देख रहा हूं, वर्षों से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूं, तो अक्सर ये समस्याएं खड़ी होती हैं। वो प्रधानों के साथ भी होती हैं, तो बीडीसी मेंबर के साथ भी होती हैं, तो ब्लॉक प्रमुख के साथ भी होती हैं, जिला पंचायत सदस्य के साथ भी होती है, जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ भी होती है, विधायकों के साथ भी होती है, कई बार मंत्री असहज हो जाते हैं अधिकारियों के व्यवहार से। ये एक बड़ी समस्या रहती है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर मुख्यमंत्री धामी ने चिंता जताई है। सीएम धामी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के लिए अधिकारियों को समिति बनाने के साथ ही इसमें विशेषज्ञों और अनुभवी लोगों को शामिल करने के निर्देश हैं। इस संबंध में सीएम धामी ने शुक्रवार को शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें, बार आदि निर्धारित समय तक ही खुलें, इसकी सतत निगरानी की जाए। रात्रिकालीन गश्त के दौरान एल्कोमीटर के साथ जांच और ओवर स्पीड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जन सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। हमने 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा करी थी कि इस प्रकार की जो हमारे यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं को रोका जाए, उनमें पूरी तरह से जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। वो नियमावली बनाई गई है और उसके अंतर्गत काम चल रहा है। हमने 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग के बीच भूमि खरीद में नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने ताबड़तोड़ मुकदमे दायर करने शुरू कर दिए हैं। नैनीताल में भू कानून उल्लंघन के 64 मामले सामने आए। भू कानून को लेकर धामी सरकार सख्त है। भू कानून के नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। भू कानून के नियमों का उल्लंघन करने के 430 से अधिक मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 196 मामले देहरादून में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भू कानून को लेकर के बहुत ही गंभीर है और इसीलिए उन्होंने अपनी कमेटी बनाई और वो कमेटी बिल्कुल निर्णय देगी और बहुत बेहतर भू कानून इस प्रदेश के अंदर बनेगा। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी के साथ में वार्ता करी, अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए इन सारी चीजों को लेकर के।
पर जिस तरीके से बाहर से लोग आकर के यहाँ पर जमीनें खरीद रहे थे और वो किस प्रयोजन से खरीद रहे थे, किस उद्देश्य से खरीद रहे थे, उस उद्देश्य को भी देखना जरूरी होगा। अगर जिस उद्देश्य से व्यक्ति यहाँ पर अपनी जमीन को खरीदने का काम करता है, अगर उसका उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तो जाहिर सी बात है सरकार उसमें जांच करेगी और अगर गलत पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई भी होगी। देहरादून के ओएनजीसी स्टेडियम कौलागढ़ रोड में आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सीएम धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने महोत्सव में लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया। सीएम धामी ने कहा कि 2021 से पीएम मोदी के निर्देश पर जनजाति गौरव दिवस को मनाया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि जनजाति क्षेत्र के लोग मुख्य धारा में शामिल हों। इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस पर आयोजित होने वाले इस जनजाति गौरव दिवस को मैं सभी को बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं कि ये दिवस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 2021 से इसको इस रूप में पूरे भारत के समक्ष लाया गया। इसके पीछे उद्देश्य था कि जितनी भी हमारी जनजातियां हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, जिनका समग्र विकास होना था, वो विकास और तेजी से हो। हर दृष्टि से हर क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र के लोग, वहाँ के महिलाएं, नौजवान, उनका समग्र विकास होकर वह भी जो है मुख्य धारा में शामिल हो। इसलिए चाहे आवासीय एकलव्य विद्यालय देश के अंदर बनाने हो, चाहे उनके प्रशिक्षण करने हो, चाहे योजनाएं देनी हो, चाहे उस वर्ग से लोगों को आगे लाना हो। हमारे सामने उदाहरण है हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर कोतवाली पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से आगे की कार्रवाई की गई। दरअसल 12 नवंबर को एसएसपी को जनसमस्या बैठक में महिला ने शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि एक व्यक्ति ने परमानेंट जॉब लगाने के लिए उससे और उसकी सहेली से करीब 8.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली है। मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को धर दबोचा। एक लड़का जो कि मैट्रिमोनियल साइट पे उससे सबसे पहले दोस्ती करता है, उसके बाद से उसको शादी का झांसा देता है और वो अपना परिचय ये देता है कि वह फार्मासिस्ट के पद पे है सरकारी अस्पताल हल्द्वानी में और उसकी ऊंची लेवल पे जान पहचान है। उसने अपना भी जो नियुक्ति है वो इसी माध्यम से कराई है, तो तुम कुछ पैसों का इंतजाम करो तो मैं तुम्हारी भी सरकारी नौकरी दिला दूंगा। इस पे जो हमारी फरियादनी है, जो पीड़िता, वो विश्वास करती है और अपने पास से लोगों से कर्ज लेकर के जो अपने पास जमा पूंजी थी वो लगभग 3.5 लाख रुपए और इसी तरीके से लगभग 5.5 लाख रुपए के करीब में वो अपनी एक देहरादून कोई लड़की है उसके माध्यम से इसको दिलाई। इस तरह से ये 8,57,000 रुपए ले लेता है और लेने के बाद यह व्यक्ति उनको ब्लैक लिस्ट पे डाल देता है, उनके फोन नहीं उठाता। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। इस अभियुक्त को हमारे द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय के समक्ष हम पेश कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में पंच पूजाओं के चौथे दिन महालक्ष्मी को कढ़ाई भोग लगेगा और नारायण के दरबार से माता लक्ष्मी के लिए बुलावा भेजा जाएगा। आपको बता दें कि बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए 17 नवंबर को बंद होने हैं। ऐसे में धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बद्रीनाथ भगवान के कपाट बंद होने से पहले मंदिर को गेंदे के फूलों से भव्य रूप से सजाया जा रहा है। हम हिमाचल प्रदेश नाहन से आए हैं और हमें दर्शन करके बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है और दिल को बहुत सुकून मिला है। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ है, बहुत बढ़िया। मैं आकाश शर्मा हरिद्वार का रहने वाला हूँ और आज बद्रीनाथ आकर के बड़ा ही अच्छा लग रहा है और कपाट बंद होने के दौरान हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा। दर्शन हुए हमारे बाबा के दर्शन करें हमने और दर्शन करने के बाद जीवन की अनुभूति ही अलग है, जिन्हें में मतलब बिल्कुल ऐसा आनंद आ रहा है इस समय बद्रीनाथ में आने के बाद। अल्मोड़ा की लाइफलाइन कही जाने वाली 109 सड़क पर एक बार फिर भारी मलबा गिरने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है।
क्वारब के पास पहाड़ों से भारी मलबा गिरने के कारण सड़क अवरुद्ध हो गई, जिससे दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की लंबी कतार लग गई है। मौके पर जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है, लेकिन सड़क खुलने में अभी समय लग सकता है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें और इस मार्ग पर फिलहाल यात्रा करने से बचें। क्वारब में आज बहुत ज़्यादा मलबा गिर गया है, इससे रास्ता सब दोनों साइड में बंद हो गया है। लोगों को आने जाने में बहुत अधिक परेशानी हो रही है, कहीं पैदल निकलने का रास्ता भी नहीं बचा है। तो इसको प्रशासन को बहुत जल्दी ठीक कराना चाहिए, जिससे सुचारू चालू हो सके, और इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है, कोई गाड़ी भी नीचे गिर सकती है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको सही कराना चाहिए। अल्मोड़ा से खबर है, जहां गुलदारों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। जहां रैलापाली वार्ड में एक गुलदार देखा गया, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। आपको बता दें कि जंगलों में निर्माण और भोजन की कमी के कारण गुलदार आबादी वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। लोगों ने भी वन विभाग से सख्त कदम उठाने की मांग की है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और देर रात अकेले बाहर न निकलने की अपील की है। अभी जैसे जैसे ये ठंड का सीजन स्टार्ट होता है तो लेपर्ड एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, जैसा अभी भी हमें दिखाई दे रहा है कि लेपर्ड एक्टिविटी थोड़ा बढ़ गई है। तो उसमें मैं विशेष तरीके से अपील करना चाहूँगा आसपास के हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं कि सुबह शाम खासकर अपने छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें और उनको बिल्कुल भी अपनी निगरानी से दूर ना रखें। अपने घर के आसपास प्रकाश की उचित व्यवस्था रखें और दूर तक आपके लगभग 15 या 20 मीटर तक झाड़ियाँ कटी हों, जिससे कि दूर से अगर कोई एक्टिविटी गुलदार की होती है तो आपको नज़र में आ जाए। तो विशेष अपील फिर से पुनः करता हूँ कि बच्चों का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, आपने प्रश्न पूछा था कि उनकी संख्या के बारे में, तो अभी लेपर्ड सेंसस के ऐसे कोई अभी ताज़ा आंकड़े हमारे पास नहीं है। हाँ, जहाँ तक है कि थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ हो सकता है इनकी संख्या में, लेकिन अभी लेपर्ड सेंसस कोई ताज़ा आंकड़ा हमारे पास इसमें नहीं है। उधम सिंह नगर के उप जिला चिकित्सालय बाजपुर में देर रात ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आसपास के लोगों की मदद से उपचार के लिए उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसका उपचार किया। इलाज के बाद इमरजेंसी रूम में घायल युवक को स्ट्रेचर पर ही पूरी रात तड़पता छोड़ दिया गया। खून से लथपथ घायल युवक की किसी ने भी नहीं सुनी। मामला संज्ञान में आने पर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने डॉक्टरों के खिलाफ नाराजगी जताई है। उन्होंने उधम सिंह नगर के सीएमओ को तत्काल प्रभाव से जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, जैसे मेरे संज्ञान में मामला आया था, तुरंत मैंने जो इंचार्ज है डॉक्टर पीडी गुप्ता, उनसे बात की और जो संबंधित डॉक्टर जिसकी ड्यूटी थी उनसे बात की। तो ये बिल्कुल ही खेद की बात है कि इस तरह की इनसेंसिटिविटी या मानवता उनके द्वारा जो दिखाई गई है, उसको लेकर के मैंने काफी उन पर गुस्सा भी किया है और संबंध में स्पष्टीकरण भी उनका मैं मांगूंगा। हमारी सरकार स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, जन कल्याण के लिए योजनाएं लागू करती है और धरातल पे दिखता भी है। लेकिन जिसकी शिकायत आपने की है, एक एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति, घायल व्यक्ति अस्पताल में पहुंचा, उचित जो देखभाल होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, जैसा आपके द्वारा बताया गया। मैंने तत्काल यहाँ के सीएमओ को बोला और सीएमओ ने कानूनी कार्रवाई जो प्रक्रिया में बनती है, विभागीय बनती है, एक्शन लेते हुए ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति न हो। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना पड़ा बाजार है, कहीं रुदन है कहीं घुटन है।
हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। प्रदेश की विष्णुदेव सरकार ने लोगों की सेवा, सहयोग और सरकार के बीच संवाद को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की है। जनदर्शन के दिन यहाँ पर आप लोग आएंगे, मुलाकात करेंगे। आप लोगों की जो समस्या होगी वो एक एक समस्या यहाँ पर रजिस्टर्ड होगा और पूरी तरह से सरकार में सुशासन और पारदर्शिता लाने का प्रयास होगा। हर गुरुवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में विभिन्न जिलों से आए लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। इन समस्याओं का समाधान पूरी संवेदनशीलता से और तत्परता के साथ किया जाता है। मैं वीना निषाद ग्राम केसला तहसील आरंग से हूँ। मुला आए जब मैं बहुत परेशानी होती, मैं दोनों पैर से मैं दिव्यांग हूँ। तब जनदर्शन में गए हम, तब मुख्यमंत्री ला बस समस्या बताए हम, तो मुख्यमंत्री जी हमारे समस्या ला समझी सवय, तो तुरंत समाधान करी सवय कि हमारे आए जाए के सुविधा दी सवय। राज्य शासन द्वारा सरकार और नागरिकों के बीच संवाद स्थापित करने की इस नई शुरुआत से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट रही है। लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सहायता भी मिल रही है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। मेरा बच्चा यहाँ खेलते समय आकस्मिक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बच्चे का आंख बाहर आ गया था। फिर हम लोगों को पता चला जनदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिला और 1 हफ्ते के अंतर्गत सफलतापूर्वक उसका इलाज किया गया। इसके लिए हम सब परिवार की ओर से मुख्यमंत्री शासन को हार्दिक दिल से धन्यवाद देते हैं। सुशासन के लिए संकल्पित विष्णुदेव सरकार जनदर्शन कार्यक्रम बन रहा खुशियों का आधार। अन्नदाता के घर आंगन, खुशियों से भरे दामन, धान के कटोरे में उन्नति से चहके तन मन। ये बयार है खुशहाली की, ये मुस्कान है उन्नति की। छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार क्यों न हो जब है डबल इंजन की सरकार। कहते हैं विकास का अंकुर अन्नदाता की मेहनत के पसीने से ही मंजिल पाता है। और इस राह में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी रंग ला रही है। प्रदेश में साय सरकार की कृषक उन्नति योजना इसका बड़ा उदाहरण है। इसके तहत प्रदेश के लगभग 24.72 लाख किसानों के बैंक खातों में धान के समर्थन मूल्य और घोषित उपार्जन मूल्य के अंतर की राशि सीधे पहुंच रही है। प्रति क्विंटल 917 रुपए की मान से अंतर की ये राशि दी जा रही है, जिससे किसानों को धान की प्रति क्विंटल 3100 रुपए कीमत मिलने लगी है। जो कहा वो करके दिखाया। धान की ये कीमत देश में सर्वाधिक है। साथ ही किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है। वादे के मुताबिक किसानों को 2 साल का बकाया बोनस राशि के रूप में 3,716 करोड़ सीधे उनके बैंक खातों में भी दिए गए हैं। कृषक उन्नति योजना से किसान हुए खुशहाल, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि के भी खुले द्वार। किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने से अलग अलग सेक्टर के व्यापार और बाजारों में रौनक बढ़ गई है। समृद्धिशील किसान आधुनिक खेती की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। क्या खूब चल पड़ी है हवाएं नेमतों की, ये अंदाज भी छत्तीसगढ़ की पहचान बन गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुद्रपुर की बात करेंगे, जहां ट्रांजिट कैंप के विवेक नगर में देर रात एक कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। अग्निशमन अधिकारी गिरीश चंद्र बिष्ट ने बताया कि आग लगने की सूचना पर फायर की टीम मौके पर पहुंची थी। आग पर काबू पाया गया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है
और आग से हुए नुकसान का आकलन भी हो रहा है। हाँ, ये रात में करीब 11:12 पर हमको सूचना मिली है कि ट्रांजिट कैंप में चामुंडा मंदिर के पास कहीं आग लगी हुई। तो तुरंत हमारे यहाँ से एक फायर यूनिट जो है फायर टेंडर गया और आग को बुझाना शुरू किया। एक कॉस्मेटिक की दुकान है, उसमें आग लगी हुई थी। तो उस आग को जो है ये बड़ी मशक्कत के बाद पूर्ण रूप से बुझाया गया और लगभग 7-8 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान है। उत्तराखंड में बढ़ते नशे के प्रचलन को रोकने के लिए उत्तरकाशी के उडरी गांव के लोगों ने एक अच्छी पहल की है। इसके तहत ग्रामीणों ने शराब प्रतिबंध को लेकर मीटिंग रखी। बैठक में उन्होंने शादी और चूड़ाक्रम संस्कार आदि कार्यक्रम में शराब पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पास किया, जिसके तहत कोई भी परिवार या व्यक्ति विशेष अपने घर की शादी, चूड़ाक्रम संस्कार आदि कार्यक्रम में शराब नहीं बांटेगा। आने वाली पीढ़ी के भविष्य और समाज के हित में यह फैसला लिया गया है, जिसकी पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। आज हमारी ग्राम सभा में एक खुली बैठक आहूत की गई, जिसमें समस्त ग्रामवासियों ने यह निर्णय लिया है कि आज के बाद हम ग्राम सभा पूर्ण रूप से शराब नशा मुक्त रहेंगे। हमारे ग्राम सभा में कोई भी सामूहिक कार्य होगा, जैसे शादी, मेहंदी या चूड़ाक्रम या किसी का लेंटर हो, अन्य कोई भी कार्यक्रम होगा, उसमें पूर्ण रूप से गांव में शराब प्रतिबंध रहेगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 8 सितंबर को आयोजित हुई पीएचडी प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद विश्वविद्यालय के हर्मिटेज भवन में पीएचडी के 33 विषयों के लिए 1430 छात्र छात्राओं ने इंटरव्यू दिया। नोडल अधिकारी प्रोफेसर नंदगोपाल साहू ने बताया, पीएचडी परीक्षा पास करने वाले 1430 छात्र छात्राओं का 33 विषयों के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो कि 30 अंकों का है। परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उन्होंने बताया, दिसंबर माह तक मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्रों को पसंद के अनुसार कॉलेज दिए जाएंगे। 33 सब्जेक्ट का इंटरव्यू चल रहा है। हम लोग का स्टार्ट हो गया 13 से स्टार्ट हो गया, 13, 14, 16 एंड 18 तक चलेगा। एंड फर्स्ट डे ने अबाउट 60 to 70% कैंडिडेट अटेंड किया था एंड 14 में ने अबाउट 80% स्टूडेंट अटेंड किया था। एंड आज भी चल रहा है 14 सब्जेक्ट का आज भी चल रहा है इंटरव्यू। एंड 18 में एक ही सब्जेक्ट है 30% एंड रिटिन से 70% लेकर उसका मेरिट बनेगा। तो मेरिट बनने के बाद अकॉर्डिंगली जो सीट वैकेंट है तो उससे होगा। एंड ये तो पूरा उत्तराखंड का है, 4 यूनिवर्सिटी का है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग सीट वैकेंट है। लोहाघाट डिपो सहायक महाप्रबंधक धीरज वर्मा ने बीते दिनों एक आदेश जारी किया था, जिसमें रोडवेज के चालक परिचालकों को लोहाघाट टनकपुर के बीच के ढाबों में वाहन न रोकने के निर्देश दिए गए थे, जिसको लेकर रोडवेज कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। बैनर तले रोडवेज कर्मियों ने 16 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी दी थी और 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया था। फिलहाल सहायक महाप्रबंधन के लिखित आदेश के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। सहायक महाप्रबंधक द्वारा जो 11 तारीख को एक आदेश दिया गया कि आपकी रोडवेज अपने डिपो की बसें टनकपुर में 15 मिनट से अधिक नहीं रुकेंगी, बनबसा में नहीं रुकेंगी। इनके अर्थात इनके द्वारा जो हमारे डिपो को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का जो कुछ चेष्टा की जा रही थी, उसके विरोध में इस डिपो के तीनों संगठन रोडवेज कर्मचारी संघ परिषद, रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन, रोडवेज कर्मचारी यूनियन के द्वारा संयुक्त बैठक कर दिनांक 16 को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और 18 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का नोटिस दिया गया था। अभी हमें वार्ता के लिए बुलाया गया है 25 तारीख को मंडली प्रबंधक संचालन टनकपुर द्वारा। उसके बाद जो है कि अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं होता है तो उसके बाद हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। पहला तो हमारा जो रास्ते में गाड़ी सिंजाड़ी में रुकती है भोजन हेतु, उसमें मना किया था और उसके बाद टनकपुर बस अड्डे में रुकने को मना करा।
उसके बाद जो है कि बनमसौर खटीमा में 15 मिनट का टाइम दिया गया था, जिससे पैसेंजर हम नहीं मिल पाते हैं। और दिल्ली से जो हमारा पुराना समय 4 बजे से है, उसको 8 बजे कर दिया था, जिससे हमारी गाड़ियाँ इनकम नहीं ला पा रही थी। रुद्रपुर के कोतवाली क्षेत्र से हनी ट्रैप से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल महिला ने मिलने के बहाने से पीड़ित को बुलाया और चाकू की नोक पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। इसी दौरान 3 युवक उनसे मारपीट की और अलग अलग ट्रांजैक्शंस के माध्यम से 3,65,000 रुपए हड़प लिए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।